नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। महाराष्ट्र में स्वतंत्र पत्रकार निखिल वागले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर कहें कि गुंडों ने जानलेवा हमला किया है। निखिल वागले की गाड़ी पर हमला किया गया, शीशे तोड़े गए और इतना ही नहीं, स्याही भी फेंकी गई। आपको लग रहा होगा कि ये तो कहीं ऐसी जगह पे घटना हुई होगी जहां पे और कोई नहीं होगा। मैं भी इसी गलतफहमी में थी, लेकिन फिर पता चलता है कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है और ना केवल पुलिस बल्कि मीडिया भी वहां पे मौजूद है। खुली सड़क पे पुलिस प्रशासन के सामने जम करके गुंडई होती है और आपको पता है एफआईआर किसके ऊपर होता है? खुद पत्रकार निखिल वागले के ऊपर। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अचानक हुआ। निखिल वागले को लगातार धमकियां मिल रही थी कि उनके ऊपर हमला होगा। निखिल एक कार्यक्रम निर्भय बनो अटेंड करने जा रहे थे, जिसके बाद से ही उन्हें धमकियां मिल रही थी भाजपा की तरफ से और अन्य हिंदू संगठनों की तरफ से कि इस कार्यक्रम में मत जाओ। ये सारी चीजें पता होने के बावजूद सुनियोजित तरीके से ये हमला होने दिया गया। आखिर निखिल ने ऐसा क्या कह दिया है, ऐसा क्या कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनसे इतने नाराज हैं कि उनके साथ मारपीट करने पे उतारू हैं? क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से आई उसे देख कर यही लगा कि अगर निखिल वागले इनके हाथ लग जाते तो ये लोग मॉब लिंचिंग करने से भी नहीं कतराते। इस समय जब भारत रत्न बंट रहा है, ऐसे में खबर आई कि सरकार लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने वाली है। जी हां, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आडवाणी को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है ये तो या तो भगवान जानते हैं या फिर मोदी जी। खैर, तो ये खबर सामने आई और उसके बाद से निखिल वागले ने एक ट्वीट किया। कथित तौर पे इस आपत्तिजनक ट्वीट में निखिल ने लिखा कि एक राइटर यानी कि एक दंगाई को अवार्ड मिल रहा है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के लोग भड़क गए, उनकी ट्विटर पे भी ट्रोलिंग शुरू हो गई। भारत रत्न की घोषणा के बाद से बहुत लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि जिन 5 लोगों को अवार्ड मिल रहा है ये, उसमें आडवाणी क्यों है? और अगर आप रिसर्च करेंगे आडवाणी के बारे में तो आपको पता चलेगा कि उनका पूरा का पूरा राजनीतिक करियर दंगों से भरा हुआ है। उनका इतिहास रक्त रंजित है। लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बाबरी मस्जिद का विध्वंस। लाल कृष्ण आडवाणी जब रथ यात्रा लेकर के निकले बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए और राम मंदिर के मांग के लिए, तो उस रथ यात्रा से क्या हुआ उस समय की आप बातें पढ़िएगा। आडवाणी की रथ यात्रा गुजरात से अयोध्या आने वाली थी और ये रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां वहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई, हिंसा भड़क उठी, दंगे भी हुए। खुद आडवाणी रथ पे हथियार लिए हुए, तलवार त्रिशूल लिए हुए भी नजर आए। आडवाणी के पीछे हजारों कार सेवक चलते रहते थे, उनके हाथों में भी हथियार थे और मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारे भी खूब गूंज रहे थे। इस बात की आपको तमाम रिपोर्ट्स मिल जाएंगी कि आडवाणी तमाम जगहों पे रुकते थे, वहां पे जाकर के वो काफी भड़काऊ भाषण भी देते थे, जिसके बाद से भीड़ उग्र हो जाती थी। और यही कारण है कि जिन जिन इलाकों से उनकी रथ यात्रा निकलती थी वहां वहां दंगों के भी मामले देखने को मिले। आडवाणी का पूरा इतिहास ही रक्तरंजित है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में और उनके उकसावे पर ही देश की सबसे शर्मनाक घटना बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है। जी हां, उनके रोल के बारे में सबको पता है, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। हालांकि सबूत उस समय के बहुत सारे मिलते भी हैं, चाहे लोगों के बयान हो या फिर पत्रकारों ने जो लिखा हो। शायद यही सारी चीजें, ये सांप्रदायिकता, ये दंगाई मानसिकता, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मोदी सरकार की नजर में, केंद्र सरकार की नजर में। इसीलिए तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में पत्रकारों पर हमले हुए हों। लगातार हमले हुए, खबरें चलाने के लिए हमले हुए, और इतना ही नहीं, बड़े स्तर पे टीवी मीडिया को तो सरकार ने, या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद ही लिया। इसीलिए दिन रात ये गोदी मीडिया जिन्हें कहा जाता है, वो केवल एक ही नाम जपते हुए नजर आते हैं। जो पत्रकार बिके नहीं, उन्हें बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई और ये कोशिश लगातार जारी है।
ना केवल गुंडई के जरिए बल्कि सरकारी तंत्र ने भी गुंडई करके, कानूनी चीजों का इस्तेमाल करके, धाराएं लगा करके जो पत्रकार हैं उन्हें बर्बाद करने की खूब कोशिशें की हैं। और यही कारण है कि इस समय भारत प्रेस फ्रीडम यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारिता की स्वतंत्रता में इतना नीचे गिर चुका है। 161वें स्थान पे हम पहुंच चुके हैं प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में। वैसे खुद निखिल वागले ने कहा है कि ये पहली बार मेरे ऊपर हमला नहीं हुआ है। जिस कार्यक्रम को अटेंड करने से रोकने के लिए उनके ऊपर हमला हुआ, वो उस कार्यक्रम में पहुंचे जिस कार्यक्रम का नाम था निर्भय बनो। वहां पहुंच उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 6 बार हमले हुए हैं, 6 बार, और ये 7वीं बार हमला हुआ है। हालांकि मैं इन लोगों को माफ करता हूं। इससे पहले ट्वीट के मामले को भी लेकर के उन्होंने कहा था कि मेरे ट्वीट से मोदी और आडवाणी डर गए हैं, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, भले ही मुझे जेल में डाल दिया जाए। हो सकता है कि निखिल वागले को जेल में डाल दिया जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो फैक्ट चेक करने पर पत्रकारों को जेल में ठूस दिया जाता है। बच्चों से जुड़ी खबर दिखाने पर कि बच्चों को खाना ढंग से नहीं मिल रहा, मिड डे मील, पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे में निखिल वागले को अगर जेल में डाला जाए तो ये कोई आश्चर्य की बात होगी नहीं। इस समय निखिल वागले के पूरे मामले पर खूब राजनीति भी हो रही है, अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। और इन सब के बीच में आप ये देखिए कि पुलिस जिसकी मौजूदगी में हमला होता है वो पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। वहां पे आप जो तस्वीरें देखेंगे उसमें आपको नजर आएगा कि किस तरह से खुलेआम गुंडई होती है। लेकिन गुंडई करने के बाद, हमला करने के बाद खुद ट्वीट करके आरोपी कह रहे हैं बड़े गर्व के साथ नेताओं को, उप मुख्यमंत्री को टैग करते हुए कि हाँ हमने ये किया है। इसके बावजूद भी अभी तक क्या हुआ इस मामले में साफ नहीं है। अभी तक कितनी कार्रवाई हुई यह भी नजर आ रहा है। विपक्ष ने भी काफी तीखा हमला बोला है और कहा है कि महाराष्ट्र में चोरी की जो सरकार है, जो सरकार चोरी से बनाई गई है, उसमें कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ते जा रही है। 2 दिन पहले ही एक नेता को फेसबुक लाइव पर गोली मार दी जाती है, उद्धव गुट के नेता को। इतना ही नहीं, भाजपा विधायक थाने में बंदूक चलाते हुए नजर आता है। और महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से हेट स्पीच के जिस तरह से मामले बढ़े हैं, जिस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ी है, वो भी दर्ज हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, देश में सबसे ज्यादा हेट स्पीच के मामले महाराष्ट्र में आए हैं। इतना मामला बढ़ चुका है, स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि महाराष्ट्र को हेट स्पीच कैपिटल कहा जाने लगा है देश का। तो ऐसे में जो कुछ एक पत्रकार बचे हुए हैं, जो कि जनता और सरकार के बीच माध्यम का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पत्रकार अपनी बात रख रहे हैं, जो बिके नहीं हैं, जो अभी भी खड़े हैं और मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं, उन पत्रकारों पर हो रहे इन हमलों को लेकर के आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बता दें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। ऐसी खबरें जो आप तक टीवी के माध्यम से, मुख्य मीडिया के माध्यम से नहीं पहुंच पा रही हैं, वो खबरें आपके पास हम पहुंचाएंगे। और ये खबरें आपके पास आती रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।